ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा लेक्चर है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के साथ साथ हम उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को भी देखेंगे, जिसको मैंने क्वेश्चन की शक्ल में दिया हुआ है। व्हाट इज़ गैल्वानोमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। राइट, तो अब हम गैल्वानोमीटर को देख लेते हैं कि गैल्वानोमीटर किस किस्म की डिवाइस है। A device which is used to detect the passage of very small current is called galvanometer। ये करंट की इतनी माइनर सी मिकदार को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नॉर्मली आप छू कर नहीं पता लगा सकते। नॉर्मली बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ करंट फ्लो कर रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी को टच करने से उस करंट का आइडिया नहीं होता। तो उस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, गैल्वानोमीटर एक डिटेक्टिंग डिवाइस है, एक मेजरिंग डिवाइस नहीं है। यानी कि ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि उसको मेजर करने के लिए। और करंट की बहुत माइनर सी मिकदार जो नॉर्मली आपको छूने से नहीं पता चलती, इस किस्म के करंट को आप गैल्वानोमीटर के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ करंट की माइनर सी अमाउंट मौजूद है या नहीं है। तो नाउ दिस इज द गैल्वानोमीटर। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट डी आर्सेनवेल। द मॉडर्न मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड वेस्टन। तो आपके पास सबसे पहले गैल्वानोमीटर को डेवलप करने वाला जो साइंटिस्ट था वो डी आर्सेनवेल था, और उसके बाद जो मॉडर्न किस्म का जो आप गैल्वानोमीटर आजकल के ज़माने में देखते हैं, जिसको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कहते हैं, वो डॉक्टर एडवर्ड वेस्टन ने डेवलप किया था। तो ये बातें आपने याद रखनी। तो प्रिंसिपल देखें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल experiences a force when placed in a magnetic field. It always experiences a torque which tends to rotate it about its axis। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना जो आपने लास्ट टॉपिक में देखा कि टॉर्क होना करंट कैरिंग कॉइल, इसके अंदर भी जब करंट गुजरेगा तो इसके अंदर भी एक कॉइल एग्जिस्ट करेगा जो कि करंट कैरिंग कॉइल के तौर पर बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद होने की वजह से उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से वो कॉइल घूमना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर गैल्वानोमीटर काम करता है। नाउ दिस प्रिंसिपल इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन लास्ट टॉपिक जो कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के हवाले से था। राइट बेटा, तो अगर उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ जाएंगे। जी बेटा, इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले उसने उसी कॉइल की बात की हुई जिस कॉइल की मैं भी बात कर रहा था, जिसमें से करंट गुजरेगा और वो करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा। तो a rectangular coil C suspended between the concave poles of U-shaped magnet by means of a suspension wire F। बेटा, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ आपने एक सस्पेंशन वायर लगाई हुई है, एक फिक्स स्पॉट है जिसको O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये सस्पेंशन वायर है जिसके साथ ये D जो आपको नज़र आ रहा है, ये असल में एक ड्रम है, और उसके बाहर ये ब्लैक कलर की जो आपको एक शेप नज़र आ रही है, ये वो कॉइल है जिसकी वो बात करें। दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल। ये एक रेक्टेंगल की शक्ल का रेक्टेंगुलर कॉइल होगा जिसको लटकाया गया है, हैंग किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंशन वायर। राइट, उसके बाद उन्होंने बताया द वायर इज मेड ऑफ एन एनेमल्ड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ फ्रेम ऑफ सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। राइट बेटा, उसके बाद ये जो कॉइल है ये एक ऐसी कॉपर वायर की बनी हुई जो इनेमल्ड है। इनेमल्ड का मतलब होता है लैमिनेटेड है। राइट बेटा, और उसको एक ऐसे मटेरियल के ऊपर चढ़ाया गया है, एक ऐसे फ्रेम के ऊपर चढ़ाया गया है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। यानी कि उसमें से अगर करंट पास होता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा नहीं होता, या किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं होता। तो इस किस्म के मटेरियल का आपने ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपने इनेमल्ड कॉपर वायर को लपेटा हुआ है। राइट बेटा, ये तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ द सस्पेंशन वायर एक्ट्स एज एन The suspension wire acts as one current lead। ये जो आपके पास सस्पेंशन वायर है इसमें से करंट दाखिल भी होता है और यहाँ से करंट लीव करता है, यानी कि ये वायर है जिसमें से करंट गुजरकर गैल्वानोमीटर में दाखिल होता है, जिसकी वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट करती है, तो इसको हम करंट लीड का नाम देंगे। तो ये आपके पास सस्पेंशन वायर एक करंट लीड का काम कर रही है। राइट बेटा, अदर टर्मिनल ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ लूजली वाउंड स्पाइरल E which serves as second current lead। तो आपके पास ये बहुत ही स्लिंकी सा लाइट सा स्प्रिंग है जिसको E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका करंट लीड का जो दूसरा एंड है वो इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और अब ये करेगा क्या, जरा तवज्जो दीजिएगा आगे। द मिरर M अटैच विद दिस सस्पेंशन वायर यूज्ड टू डिटरमिन द डिफ्लेक्शन एंगल। एक मिरर लगा हुआ है इस सस्पेंशन वायर के साथ, ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये लगाया गया है डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए। अब ये डिफ्लेक्शन को कैसे मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे, जहां मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिसके अंदर आप गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन का आइडिया लगाने जा रहे हैं। राइट, और ये एक सस्पेंडेड टाइप गैल्वानोमीटर है। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है द पोल्स आर मेड कनकेव टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्गर। ये
जो आपके पास पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, ये रेडियल है। रेडियल मतलब अंदर से कर्व्ड है। हम आगे जाके एक नई डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर आपको इन पोल्स का ऊपर से टॉप भी दिखाया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कर्व्ड है, जिसकी वजह से फील्ड अंदर जो पैदा हो रही है वो रेडियल किस्म की, यानी कि राउंड शेप की पैदा हो रही है। अब ये राउंड शेप की रेडियल किस्म की फील्ड क्यों पैदा हो रही है उसको हम आगे चल के देखते हैं। जी बेटा, सबसे पहले यहाँ लेट किया गया। लेट आपके पास जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस वायर के जिसको इसके ऊपर लपेटा गया है, यानी कि एक लैमिनेटेड कॉपर वायर है जिसको इसके ऊपर लपेटा जाएगा एज कॉइल। उस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया A है और उसके बाद उसमें से करंट I गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? ये दो करंट लीड्स हैं। तो ये आपके पास दो करंट लीड्स हैं जो बाहर वायर्स आप किसी भी सर्किट में लगाते हैं करंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। O और ये जो पॉइंट है जहाँ ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ से टर्मिनल बाहर आ रहे होते हैं, ये दो टर्मिनल हैं। दैट्स व्हाई इन्हें करंट लीड्स कहा जा रहा है। यहीं से करंट बाहर आता है और अंदर जाता है। तो ये एक गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इन पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसी कॉइल के ऊपर और उस कॉइल का एरिया A है, तो उसमें से करंट I पास थ्रू हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर उसको रखा गया है और वो एक एंगल अल्फा डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि जब उसमें से करंट गुजरता है और करंट कैरिंग कॉइल की तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है, तो वो जो एंगल कवर कर रहा है वो अल्फा कवर कर रहा है। The deflecting torque experienced by the coil is given as, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो आपने लास्ट टॉपिक किया हुआ उसके मुताबिक उसका रिलेशन कुछ इस तरह से है, एट सम एंगल अल्फा टॉ इज इक्वल टू NIBA cos अल्फा। राइट बेटा, अब यहाँ जरा तवज्जो दीजिएगा। एज द फील्ड B इज रेडियल, ये कॉइल है जो रेड कलर का आपको पिंक कलर का सॉरी नजर आ रहा है, ये कॉइल है। ये आपको जो राउंड शेप का नजर आ रहा है ये एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ ड्रम है और ये फील्ड को रेडियल होने में मदद फ्राहम करता है। तो इसका सिर्फ मकसद इतना है और इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कोर चढ़ा हुआ है और उस कोर के ऊपर ये कॉइल लपेटी गई है जिसको हम कॉइल का नाम दे रहे हैं और ये कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की है। राइट बेटा, अब जरा तवज्जो दें, ये कॉइल जब घूमेगा तो हर पॉइंट के ऊपर ये जो फील्ड रेडियल होकर राउंड होकर आ रही है, इसका इस कॉइल के सरफेस के साथ बनने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री ही रहेगा। जरा तवज्जो दीजिएगा, ये कॉइल घूम के अगर ऐसे आएगा तब भी देखें फील्ड का बनने वाला एंगल क्या है, फील्ड का बनने वाला एंगल 0 डिग्री है क्योंकि फील्ड भी रेडियल है। अगर कॉइल ऐसे आ जाएगा तब भी बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा क्योंकि कॉइल रेडियल है और इस कॉइल ने पूरा नहीं घूमना। ठीक है, ये कॉइल हाफ चक्कर लेती है। आपको पता है गैल्वानोमीटर के ऊपर जो आपके पास डायल अप बना होगा उसके अंदर ये हाफ डिफ्लेक्शन लेगा, यानी कि ये 0 से 180 डिग्री तक कॉइल को घुमाएगा। तो आपके पास हर पॉइंट के ऊपर इस कॉइल के साथ बनने वाला फील्ड का एंगल 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो आपके पास जो टॉर्क है वो भी मैक्सिमम होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि ये अल्फा जो एंगल है ये कॉइल और फील्ड में बनने वाला एंगल है। तो अल्फा 0 डिग्री होने की वजह से हर पॉइंट के ऊपर ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा NIBA। तो नाउ दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। राइट बेटा, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जब ये घूमेगा, इसके घूमने की वजह से ये जो नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है ना, इसके अंदर ट्विस्ट पैदा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज़ आप घुमाएं तो उसमें ट्विस्ट यानी कि बल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अगर आप फोर्स को हटाएं तो उन ट्विस्ट की वजह से वो चीज़ वापस तेज़ी से घूमकर वापस आ जाती है। लेट्स सपोज आप किसी झूले में बैठे हुए और उस झूले को आप ट्विस्ट दे रहे हैं और ट्विस्ट देने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो झूला ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता हुआ वापस आ जाता है अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए। सिमिलरली जब ये कॉइल घूमेगा करंट की वजह से तो इसके अंदर भी ट्विस्ट पैदा होंगे। जब ये ट्विस्ट पैदा होंगे तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, क्योंकि ट्विस्ट की वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी की क्वालिटी होने की वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। अब वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो उसको वापस लाने की कोशिश करेगा और वो रीस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि ये ट्विस्ट पैदा होने के बाद ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्पाइरल है, ये जितना एंगल कवर करेगा, जितना ज़्यादा एंगल कवर करेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से ये वापस आएगा और टॉर्क उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसके एंगल कवर्ड के साथ, यानी कि इसके चक्कर लेने के बाद जो इसके अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे, जो एंगल जितना ये एंगल कवर करेगा उस एंगल के साथ रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंगल ज़्यादा होगा तो वो तेज़ी से वापस आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को जब हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट अचीव होगा, दैट इज C। एंड C इज द कपल फॉर वन ट्विस्ट, जिसको हम टॉर्जनल कपल का नाम देते हैं। C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसका नाम है टॉर्जनल कपल। अब ये जो टॉर्जनल कपल है ये कपल है एक ट्विस्ट का, यानी कि आपके इस कॉइल के घूमने की वजह से जो एक ट्विस्ट पैदा होगा इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर, उसकी वजह से जितना कपल प्रोड्यूस होगा और उस कपल की जो वैल्यू है वो टॉर्जनल कपल है, यानी कि एक ट्विस्ट की वजह से पैदा होने वाला कपल आपके पास टॉर्जनल कपल कहलाता है। अब चूंकि ये एक रीस्टोरिंग कपल है और जितना उसके ऊपर फोर्स लगी होगी, मैग्नेटिक फोर्स, जितना इसके ऊपर टॉर्क एक्ट किया होगा उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क आपस में बराबर होंगे, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू किस तरह से आएगी, जरा तवज्जो दीजिएगा। टॉर्क की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, NIB है, ये वो अप्लाइड टॉर्क है, ये वो टॉर्क है जो करंट की वजह से उसके अंदर पैदा हुआ और उसके बाद
पैदा होने के बाद एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ, इसके अंदर ट्विस्ट पैदा होने की वजह से। तो ये टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो टॉर्क की वजह से ही पैदा हुआ है। दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। अगर एक टॉर्क क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों टॉर्क्स को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है इसी टॉर्क की वजह से पैदा हुआ है, और वो वापस भी इतनी वैल्यू से ही आएगा जिसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क कह रहे हैं, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वैल्यू NIBA है, इसकी वैल्यू C थीटा है। यहाँ से I को सिर्फ रखें, C/NBA इंटू थीटा आपके पास करंट की वैल्यू को निकालने के लिए वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो आपके पास C/NBA ये कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, इसका मतलब करंट और जो थीटा है एंगल जो ये कवर करेगा, और उस एंगल की वजह से निडल जो है गैल्वानोमीटर के डायल अप के ऊपर घूमेगी, यानी कि उस निडल में जो पैदा होने वाली डिफ्लेक्शन है, और डिफ्लेक्शन के साथ साथ वो जो करंट है जो कि उसके अंदर करंट लीड्स के जरिए गुजारा जाएगा गैल्वानोमीटर के अंदर से, वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब ज्यादा करंट गुजरेगा तो निडल ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, कम करंट गुजरेगा तो निडल कम डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब करंट और डिफ्लेक्टिंग एंगल थीटा आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बात नीचे लिखी हुई है। सो द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। राइट बेटा? जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।